नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अतीक अहमद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई और इसी के साथ साथ अतीक अहमद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद की 128 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अतीक अहमद की प्रयागराज की 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अतीक अहमद की प्रयागराज की 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट में झूंसी स्थित 2 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अतीक अहमद पर ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और पुलिस विभाग और इनकम विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं कि तमाम ये जो माफिया हैं इनकी इनकम कहां से आ रही है, कितनी इनकम है, कितनी अवैध इनकम है। और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो गैंगस्टर एक्ट में झूंसी स्थित 2 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। अतीक अहमद के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि 128 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। लगातार अतीक अहमद पर शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक अहमद की प्रयागराज की 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है और गैंगस्टर एक्ट में झूंसी स्थित 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक अहमद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई इस वक्त की। तो बैनर लगा करके और ढोल बाजों के साथ ये कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जैसे कार्रवाई की जाती है, पूरी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में झूंसी स्थित 2 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। तो अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अतीक अहमद की 128 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अतीक अहमद की प्रयागराज की 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में झूंसी स्थित 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे लाइव बने हुए हैं। विवेक पांडे, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 128 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अभी क्या कुछ चल रहा है, बताएं। जी बिल्कुल, अगर की बात करें तो माफिया अतीक अहमद पर अब तक प्रयागराज प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लगभग 13 बीघे का ये एक बाग है जिसको अवैध धन बल और बावल से बनाया गया था, जिसकी अनुमति के लिए डीएम को एक प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिसकी अनुमति मिलते ही प्रयागराज प्रशासन ने यह कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। बाकायदा पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में नगाड़े बजवाकर जिस तरीके से मुनादी की प्रक्रिया होती है उसको शुरू कराया जा चुका है। जी विवेक, एक बार अपने पीछे तस्वीरें दिखाएं क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी पुलिस वहां पर मौजूद है और अभी भी कार्रवाई चल रही है। बताएं, एक बार तस्वीरों को बताएं। बिल्कुल, अभी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कभी पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंची है और जो मुनादी की कार्रवाई होती है वो अच्छे तरीके से प्रशासन लगातार कर रहा है और आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद जो कार्रवाइयों का जो दौर है अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बाकायदा बोर्ड भी लगाया गया है। बोर्ड सूचना हुआ 13 बीघे की जमीन है जिसमें बोर्ड लगाया गया है और कुर्की की कार्रवाई चल रही है। जी और विवेक, अगर संभव है तो अगर आप किसी पुलिस अधिकारी से बात कर सकते हैं तो वो जरूर बात कीजिए, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि पुलिस को तमाम ये कार्रवाई करते हुए किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई और ग्रामीणों का क्या रिएक्शन? जी, अगर कार्रवाई की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, जिसके चलते किसी तरीके की कोई जबरदस्ती या किसी तरीके का कोई विवाद की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई है। और लेकिन जो जमीन है, जो बेशकीमती जमीन है जिसकी कीमत लगभग 1 अरब 28 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसको आज प्रयागराज प्रशासन सीलबंद कर रहा है, कुर्की की कार्रवाई कर रहा है। ठीक है विवेक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए शुक्रिया। और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद पर मानी जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं। बरेली सीलिंग की जमीन बेचने वाले भूमाफिया अलायंस बिल्डर्स के डायरेक्टर की तलाश तेज हो गई है। मुखौटा कंपनियों के मालिक भूमाफिया अमनदीप और रमनदीप की तलाश कई राज्यों में की जा रही है। बिल्डरों की तलाश के लिए पुलिस की 12 टीमें लगाई गई हैं। बरेली से लेकर लखनऊ तक के
बड़े बड़े अधिकारी जांच के घेरे में हैं। बिल्डरों की तलाश दिल्ली, लखनऊ और उत्तराखंड तक की जा रही है। दरअसल पूरा मामला यह है कि 13 नवंबर को अलायंस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर समेत 7 भूमाफिया डीएम ने घोषित किए और इस मामले में 14 नवंबर को रिपोर्ट लिखी गई। 16 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने नाम बढ़ाए। 17 नवंबर को भूमाफिया के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मामले में 18 नवंबर को भूमाफिया की सुपर सिटी स्थित ठिकाने से 41 बोरी रजिस्ट्री बरामद की गई है। तो मुखौटा कंपनियों के मालिकों की तलाश तेज हो गई है और जिस प्रकार से ये गड़बड़ झाला चल रहा है उसको लेकर के अब फरार भूमाफियाओं की तलाश के लिए 12 टीमें घोषित की गई हैं। कई राज्यों में बड़े बड़े बिल्डरों की तलाशी की जा रही है। मुखौटा कंपनियों के मालिकों की तलाश तेज हो गई है और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि भूमाफिया लगातार ग्राहकों को ज्यादा पैसों में लूटते हैं और उस प्रकार का कार्य वो नहीं करके देते। तो मामले में 18 नवंबर को भूमाफिया के सुपर सिटी स्थित ठिकाने से 41 बोरे रजिस्ट्री बरामद की गई है और भूमाफिया जैसे जैसे शोषण कर रहे हैं आम जनता का, उसको लेकर के अब विभाग सख्त हो गया है और इसलिए फरार भूमाफियाओं की तलाश जारी है। गुजरात के द्वारका में सीएम योगी ने भरी हुंकार। द्वारका विधानसभा में सीएम योगी ने चुनावी रैली की। गुजरात की धरती प्रेरणा का स्रोत रही है। अर्थव्यवस्था में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो आज भारत के नेतृत्व में G20 सम्मेलन हो रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिला है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा और यह भी कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। पीएम संकट के समय देशवासियों के साथ रहे। कोरोना काल में फ्री टेस्ट, उपचार, वैक्सीन, राशन, ये तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई। डबल इंजन सरकार में राशन का डबल डोज दिया गया। क्या कांग्रेस फ्री टेस्ट, राशन, उपचार देती? क्या कांग्रेस घाटी से धारा 370 को हटाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर बनवाती? कांग्रेस भारत को सुरक्षित नहीं रख सकती। कांग्रेस कभी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कार्बन कॉपी है। रोज आपका नया घोटाला उजागर हो जाता है। दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। डबल इंजन सरकार विकास के प्रतिमान बना रही है। गुजरात के विकास की इमारतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा है। चार धाम में एक प्रमुख धाम भारत की कोटि कोटि जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारिकाधीश को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारिकाधीश बना करके लोग पूज्य बना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी गरीबों के सपने साकार कर रही है। जहां पहले सपा बसपा के राज्य में गरीबों के मकान पर कब्जा होता था, अब हमारे डबल इंजन की सरकार में न केवल पक्के मकान बल्कि रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने की खास बातचीत। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। सपना नहीं पूरा होता था, वहाँ पक्के मकान का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, सपने पूरे होने जा रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट ने 10,000 करोड़ की केंद्रीय स्वीकृति दी, कैसे थे? निश्चित तौर से मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से और उत्तर प्रदेश के उन गरीबों की ओर से जिन गरीबों की 2014 में सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने के बाद जितनी चिंता हुई है, जितना उनके दुखों को दूर करने का प्रयास हुआ, जितना उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हुआ है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। कल अभी 10,000 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त करते हुए जिस प्रकार से 8,62,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनाने का अनुमोदन मिला है,
जिसमें अब एक गरीब का मकान ही नहीं बनेगा 8,62,000 से 767 का, उनके घर में शौचालय भी बनेगा, उनको उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिलेगा, सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन मिलेगा, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज 5 लाख तक का कराने का कार्ड मिलेगा। साथ ही उन्हें 90 दिन मनरेगा के श्रमिक का जो मजदूरी होती है वो वह पैसा भी मिलेगा। तो एक गरीब के जीवन को खुशियों से भर देने वाला यह सराहनीय कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। मैं पूरे यूपी की ओर से विभागीय मंत्री के नाते भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं स्वयं इस विषय को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, आदरणीय गिरिराज जी से भी मिला था, लेकिन इतनी जल्दी हमको मिल जाएगा उम्मीद नहीं थी। लेकिन डबल इंजन सरकार का ये फायदा होता है। फिर से उनके घर में है आप लोग, रामपुर, मैनपुरी, खतौली, आपको एक चुनौती है बचाने के लिए, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? 3 उपचुनाव हो चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार हमारी सरकार बनने के बाद आजमगढ़ तो श्री अखिलेश यादव जी वहाँ से सांसद थे, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। रामपुर खास मोहम्मद आजम खां का गढ़ था, वह भी भाजपा की झोली में आ गया है। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनका हम भी सम्मान करते हैं, हमारा नेतृत्व भी सम्मान करता है, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं गए थे। अन्यथा हम कन्नौज जीत सकते हैं, फिरोजाबाद जीत सकते हैं, बदायूं जीत सकते हैं, तो मैनपुरी तो हमारे लिए सबसे सरल सीट थी। तो ये थे सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो बताया थे कि हम जनता के बीच में है, जनता के साथ है और जनता की जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ है और आगे चुनाव में भी हमारे साथ जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। तीनों सीटें हम जीत के निकालेंगे। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। रिजर्व पुलिस लाइन में हर्षोल्लास के साथ पुलिस झंडा दिवस मनाया गया और इस अवसर पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पुलिस लाइन क्वार्टर गार्ड में झंडे को सलामी दी। इसके बाद सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को डीजीपी के संदेश को पढ़कर सुनाया गया। साथ ही अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के प्रतीकात्मक फ्लैग चिन्ह चस्पा किए गए। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को मेहनत और लगनशीलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया। एवं उनके 23 नवंबर 1952 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल किया ये ध्वज प्राप्त। मैनपुरी में कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज शाक्य मैनपुरी से भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब ये विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और सपा की जीत नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से ही जनता के हित में काम किया है। 3 साल से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके सबसे बड़े लाभार्थी बसपा के समर्थक हैं, क्योंकि आधार गरीबी है। प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का आधार गरीबी है और ये मानना ही पड़ेगा कि अनुसूचित जाति के लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा गरीब होते हैं। इसलिए केंद्र सरकार के 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट 3 साल से निःशुल्क मिल रहा है। राज्य सरकार की भी राशन की किट मिल रही है और शौचालय के सबसे ज़्यादा लाभार्थी ही बसपा के हैं। आवास के लाभार्थियों की बड़ी संख्या बहुजन समाज पार्टी के है। ई श्रमिक कार्ड के लाभार्थी बड़ी संख्या में बीएसपी समर्थक हैं। इसी प्रकार से ये अपना आयुष्मान कार्ड धारक बड़ी संख्या में, क्योंकि इनका सबका आधार 2011 की आर्थिक आधार पर जनगणना है। कल मुख्यमंत्री जी ने लगभग 8 लाख आवास की स्वीकृति केंद्र ने और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है, वो अलग नॉर्म्स के अलग। तो ये सब उन्हीं लोगों में बटेंगे तो मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। तो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी न होने पर उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करती है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा शोषण ही निर्बल वर्ग का होता है, जो बीएसपी का वोटर होता है। केंद्र सरकार और राज्य
और बुलंदशहर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, युवक की गोली मारकर के हत्या की गई। दबंगों ने गोली मारकर के मौत के घाट उतारा। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। जहांगीरबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जाम तक लगाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहांगीरबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। और बुलंदशहर से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। अब परिजन काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं और इसके अलावा दबंगों ने गोली मार करके मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं। और जब एक के बाद एक ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी को लेकर के परिजनों में गुस्सा है और ग्रामीणों में गुस्सा है, इसलिए शव को रख करके जाम लगाया गया है। ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और परिवारजनों को न्याय मिले। खबर मेरठ से है, जहां ट्यूशन पढ़कर घर जा रही छात्रा के साथ मनचले ने छेड़छाड़ की। मनचले ने छात्रा का हाथ पकड़कर खींचा। जब छात्रा ने इस चीज का विरोध किया तो मनचले ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता छात्रा ने वीडियो बनाकर पुलिस प्रशासन से शिकायत की। फिलहाल पुलिस से शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट चुकी है। तो मेरठ से हम पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। गाजियाबाद से अगली खबर, अपहरण के बाद 12 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। तीनों आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी बबलू, अमित और गंभीर को गिरफ्तार किया है। तीनों ने बच्ची को अगवा कर बुलंदशहर में हत्या की थी। तो ये तीनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस ने आरोपी बबलू, अमित और गंभीर को गिरफ्तार किया है। तीनों ने बच्ची को अगवा कर बुलंदशहर में हत्या की थी और इसी के साथ साथ पुलिस अब इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। अपहरण के बाद 12 साल की बच्ची की हत्या का मामला, तीनों आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने आरोपी बबलू, अमित और गंभीर को गिरफ्तार किया है। तीनों ने बच्ची को अगवा कर बुलंदशहर में हत्या की थी। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, अपहरण के बाद 12 साल की बच्ची की हत्या का मामला, तीनों आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यादराम भारती बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। यादराम भारती, अपहरण के बाद 12 साल की बच्ची की हत्या हुई और उसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इस मामले में कितनी जांच बाकी है? नवंबर को थाना नंदग्राम क्षेत्र से 12 साल की एक बच्ची है, उसको किडनैप कर लिया गया था और बदमाशों ने 30 लाख रुपए की जो फिरौती है वो मांगी थी। इस घटना के बाद कल एक सूचना आई जिसमें कहा गया कि बुलंदशहर में बच्ची का जो मर्डर है वो कर दिया गया है और सराय सिबोली में उस बच्ची की लाश मिली है। उसके बाद से ही जो गाजियाबाद पुलिस है उसके ऊपर सवाल उठने लगे थे और जिस तरीके से जो परिवार है उसका भी आरोप था कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना नहीं पड़ता। आज पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और 3 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है, जिनके नाम बबलू और अमित और गंभीर है। बबलू जो कि इनका पड़ोसी था और पिछले काफी समय से इनके टच में था और पड़ोस में ही रह रहा था और इंश्योरेंस की कुछ रकम थी जिसका चेक आना था। ये बात बबलू ने उसके जो नाना है विजेंद्र उससे सुन ली थी, जिसके बाद से ही उसने इस घटना की जो साजिश है वो बनानी शुरू कर दी थी और इस घटना के तहत ही उसने पहले खुशी जो कि 12 वर्ष की बच्ची है उसकी किडनैपिंग की और उसके बाद उसको बुलंदशहर में ले जाकर मार दिया। फिलहाल एक चौथा आरोपी भी पुलिस ने इस पूरे
घटनाक्रम में उसका एक प्रकाश में नाम आया है, लेकिन वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस उस चौथे जो बदमाश है उसकी तलाश कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए अदराम भारती। अब खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, गाजीपुर से माफ कीजिएगा बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पीएमजेएसवाई के तहत बनने जा रही सड़कों का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस सड़क का 5 साल मेंटेनेंस रखरखाव भी कार्यदायी संस्था ही देखेगी। और इसके बाद उन्होंने पूर्व गाजीपुर सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के कार्यों के बदले उनके कार्यों की तुलना पर खूब चुटकी ली और कहा कि उनको हराना अफजाल अंसारी के लिए भोगना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो फटीचर हैं। 2024 में जनता फिर हिसाब करेगी कि ये कार्य पूर्ण होने के साथ ही साथ अगली जो और छूटी हुई सड़कें हैं उनको भी, जब हमें अवसर था तो हम संचार मंत्रालय के मालिक थे, भारत संचार मंत्रालय हमारे पास था और हम अगर भारत संचार मंत्रालय के मंत्री की हैसियत से अपने 5 साल के कार्यकाल में इस संचार क्रांति के दौर में अपने सरकारी जो बीएसएनएल, एमटीएनएल सरकारी इंटरनेट सेवा है, मोबाइल सेवा है, इसको इस मुकाम तक पहुंचा दें कि अब उसके बाद कोई दूसरी सीढ़ी न हो विकास की, उसके बाद सीधे बैकुंठ में जाना हो। अब ये नीलाम होने के कगार पे है, तो हम कितना विकास किए हैं इसका पैमाना यही। दूसरा, हम रेल के भी मालिक थे, तो रेल के मालिक की हैसियत से भी हमने बहुत तरक्की दिया है। 3 रुपए का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया किया और जो सड़कें जो चलती रही हैं ट्रेनें, उनमें भी बहुत सी ट्रेनें बाधित हैं। आप इससे गणना गुणा भाग करिए कि इसमें हम ही हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कह दिया था कि बहुत जल्दी एयरपोर्ट अनहू का अब हम जहाज उड़ाएंगे, दिल्ली उसी से जाएंगे। अब रोज आप उसमें फ्लाइट ले रहे हैं पिछले 2-3 बरस से, इसको नाप लीजिए। हमीरपुर में सीओ सदर रवि प्रकाश ने अनोखी पहल की है। 4 गरीब बच्चों के नाम 40,000 की एफडी कराई। आपको बता दें कि सिक्किम के सीएम ने 20,000 का इनाम दिया था और 20,000 अपना लगाकर सीओ सदर रवि प्रकाश ने एफडी करा दी। सीओ सदर की सराहनीय पहल बताई जा रही है। ये तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 4 गरीब बच्चों के नाम 40,000 रुपए की एफडी कराई गई है। सीओ सदर रवि प्रकाश की ये अनोखी पहल है। मेरठ में हो रही लगातार डकैती, लूट, चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश है। आपराधिक घटनाओं का खुलासा करने में मेरठ पुलिस नाकाम रही है। घटनाओं को लेकर और सुरक्षा के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल ने एसएसपी से मुलाकात की। बीती घटनाओं का खुलासा जल्द नहीं किए जाने पर व्यापारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल हाल ही में हुई डकैती, करोड़ों की चोरी जैसी घटनाओं का खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही है और इन सभी घटनाओं में व्यापारियों को निशाना बनाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।